इंटरमीडिएट सोशल साइंस। भारत में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? शक्तियों का बंटवारा, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संघवाद, उत्तरदायी सरकार। भारत में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? संघवाद। प्रश्न में भारत सरकार के 3 स्तरों पर कार्य करने के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, जिसे संविधान की भाषा में कहा जाता है। विकल्प: शक्तियों का बंटवारा। यह सिद्धांत सरकार की 3 शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को संदर्भित करता है। इसका सीधा तौर पर पूछे गए प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह सिद्धांत सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसका पूछे गए प्रश्न से सीधा संबंध भी नहीं है। संघवाद। यह सिद्धांत सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है। यह पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, उत्तरदायी सरकार। यह सिद्धांत सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां कार्यकारी शाखा विधायिका शाखा के प्रति जवाबदेह होती है। इसका सीधे तौर पर पूछे गए प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। भारत एक संघीय देश है जिसमें एक केंद्र सरकार और 28 राज्य सरकारें हैं। भारत का संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेशी मामले और मृदा जैसे मुद्दे पर अधिकार है, जबकि राज्य सरकारों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर अधिकार है। संविधान सहकारी संघवाद की एक प्रणाली का भी प्रावधान करता है जहां केंद्र और राज्य सरकारों राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर मिलकर काम करती है। दादन व्यवस्था। घरेलू प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़े को सीधे बाजार में बेचते हैं। व्यापारी बुनकरों या किसी उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और बाद वाले से तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। सरकार बुनकरों की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। दादन व्यवस्था। घरेलू प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें व्यापारी बुनकरों या किसी उत्पादक को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और बाद वाले से तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। बुनकरों के किसी उत्पादक को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और बाद वाले को तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। पुटिंग आउट प्रणाली एक विनिर्माण प्रणाली थी जिसमें कच्चा माल उन श्रमिकों को दिया जाता था जो अपने घरों से काम करते थे और तैयार उत्पाद व्यापारियों को लौटा देते थे।
व्यापारी बुनकरों या किसी उत्पादकों को कच्चे माल की आपूर्ति करता था और उससे तैयार उत्पाद प्राप्त करता था। यह पुटिंग आउट प्रणाली का असर था। यह विकल्प एक गलत है, क्योंकि यह बुनकरों को एक समूह बनाने और समूह के रूप में गतिविधि शुरू की बात करता है, जो पुटिंग आउट प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्योंकि यह बुनकरों द्वारा सूत खरीदने और तैयार कपड़े को बाजार में बेचने पर अपना पैसा खर्च करने की बात करता है, जो कि पुटिंग आउट प्रणाली का हिस्सा भी नहीं है। विकल्प 4 गलत है, क्योंकि यह सरकार द्वारा बुनकर सरकारी समितियों से कपड़ा खरीदने की बात करता है, जो कि पुटिंग आउट प्रणाली का हिस्सा नहीं है। पुटिंग आउट प्रणाली को घरेलू या कार्यशाला प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। यह यूरोप में 17वीं से 19वीं सदी तक प्रचलित था। औद्योगिक क्रांति के दौरान फैक्ट्री प्रणाली ने पुटिंग आउट प्रणाली का स्थान ले लिया। निम्नलिखित में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? कुछ परिवार बड़ी एकड़ भूमि व्यवस्था और अन्य गतिविधियों पर फलते फूलते हैं। खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है। खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। साल के हर समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है। खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। A, B, C और D। ये प्रश्न उन कारणों के बारे में पूछ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग विशेष मौसम के दौरान पलायन क्यों करते हैं? सुझाव देता है कि कुछ परिवार के पास संपन्न व्यवस्था और बड़ी एकड़ जमीन है, जो जरूरी नहीं है कि विशेष मौसम के दौरान प्रवास का कारण हो। सुझाव देता है कि खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए अन्य क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं, जो गैर मौसमी के दौरान प्रवास का एक संभावित कारण हो सकता है। सुझाव देता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पूरे वर्ष काम नहीं मिल सकता है, जो विशेष मौसम के दौरान प्रवास का एक कारण हो सकता है। सुझाव देता है कि खेतिहर मजदूर को उनके द्वारा किए गए काम के लिए बहुत कम भुगतान मिलता है, जो बेहतर भुगतान वाले काम की तलाश में ऋतुओं के समाप्त होने के दौरान प्रवास का एक कारण हो सकता है। सही। विशेष मौसम के दौरान प्रवास को संभावित कारण ये हो सकते हैं: कमाई के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भरता, वर्षा भर काम के अवसरों की कमी, खेतिहर मजदूरों के लिए कम वेतन। किसने कहा था, मैं संभवतः इस विचार को सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता।
کیونکہ انہیں غریب آدمی ہونے کا گناہ کیا ہے۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، رابندر ناتھ ٹیگور، جواہر لال نہرو۔ کس نے کہا تھا، میں سمبھوتಃ اس وچار کو سہن نہیں کر سکتا کہ جس آدمی کے پاس سمپتی ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، لیکن وہ آدمی دن بھر اپنا پسینہ بہا کر ایمانداری سے کام کرتا ہے، وہ ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے غریب آدمی ہونے کا گناہ کیا ہے۔ مہاتما گاندھی۔ کس نے کہا کہ سمبھوتಃ اس وچار کو سہن نہیں کر سکتا کہ جس آدمی کے پاس سمپتی ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، لیکن وہ آدمی دن بھر اپنا پسینہ بہا کر ایمانداری سے کام کرتا ہے، وہ ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے غریب آدمی ہونے کا گناہ کیا ہے۔ وکلپ: مہاتما گاندھی بھارت سوتنترتا آندولن کے ایک پرمکھ نیتا تھے۔ وہ سماج کے غریبوں اور ونچت ورگوں کے ادھیکاروں کو سمرتھن تھے۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ پرتیک ویکتی کو ان کی آرتھک استھتی کی پرواہ کیے بنا ووٹ دینے اور لوکتانترک پرکریا میں بھاگ لینے کا ادھیکار ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھارت میں برٹش اوپنیویشک شاسن کے خلاف لڑائی لڑی اور ایک سوتنتر اور سمان سماج کے نرمان کی دشا میں کام کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر بھارتی سوتنترتا آندولن میں ایک اور پرمکھ نیتا تھے۔ وہ دلتوں، جنہیں پہلے اچھوت کہا جاتا تھا، کے ادھیکاروں کے سمرتھک تھے اور انہیں بھارتی سنویدھان کا مسودہ تیار کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی تھی۔ رابندر ناتھ ٹیگور ایک پرسدھ کوی، لیکھک اور دارشنک تھے۔ وہ 1913 میں ساہتیہ میں نوبل پرسکار جیتنے والے پہلے ایشیائی تھے۔ جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے پردھان منتری تھے اور انہوں نے سوتنترتا کے بعد دیش کے راجنیتک اور آرتھک پریدشیہ کو آکار دینے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ سرکار نے ایسے قانون پارت کیے ہیں جو 150 سے ادھک مہیلا کرمچاریوں والے سنگٹھنوں کے لیے کروچ سودھائیں پردان کرنا انواریہ بناتے ہیں۔ 15، 20، 25، 30۔ سرکار نے ایسے قانون پارت کیے ہیں وہ سنگٹھنوں کے لیے کروچ سودھائیں پردان کرنا انواریہ بنایا ہے۔ 30، 30، 30، 30۔ پرشن: کسی سنگٹھن کی کروچ سودھائیں پردان کرنے کے لیے آوشک مہیلا کرمچاریوں کی سنکھیا کے بارے میں ہے۔ صحیح اتر وکلپ 4 میں 30 ہے۔ وکلپ 1، 15۔ کسی سنگٹھن کے لیے کروچ سودھائیں پردان کرنے کے لیے بہت کم ہے، کیونکہ اتنی کم سنکھیا میں کرمچاریوں کے لیے یہ لاگت پربھاوی یا ویوہارک نہیں ہو سکتا۔ وکلپ 20 ابھی بھی اپیکشاکرت کم ہے، لیکن کچھ سنگٹھنوں کے لیے اس سنکھیا کے کرمچاریوں کے لیے کروچ سودھائیں پردان کرنا سمبھو ہو سکتا ہے۔ 25 سیما کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن یہ ابھی بھی کروچ سودھائیں پردان کرنے کی لاگت اور پریاس کو اچت ٹھہرانے کے لیے پریاپت نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار نے سنگٹھنوں کے لیے 30 سے ادھک مہیلا کرمچاریوں کے لیے کروچ سودھائیں پردان کرنا انواریہ
بنانے کے لیے قانون پارت کیا ہے۔ اس قانون کا ادیشیہ لینگک سمانتا کو بڑھاوا دینا اور کرمچاریوں ماتاؤں کے سمرتھن کرنا ہے جنہیں بال دیکھ بھال سہایتا کی آوشکتا ہو سکتی ہے۔ کروچ سویدھا پردان کرنے کے انوپستھتی کو کم کرنے، اتپادکتا بڑھانے اور کرمچاری منوبل اور پرتیدھارنا میں سدھار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جو سنگٹھن اس قانون کا انوپالن کرنے میں وفل رہتے ہیں انہیں قانونی ڈنڈ یا پرتشٹھا چھتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارت کے سنویدھان کا کون سا بھاگ کلیان کاری راج کی اوتارنا کی گھوشنا کرتا ہے؟ مولک ادھیکار راج کے نیتی نردیشک کا پرستاونا 7ویں انوسوچی۔ بھارت کے سنویدھان کا کون سا بھاگ کلیان کاری راج کی اوتارنا کی گھوشنا کرتا ہے؟ راج کے نیتی نردیشک سدھانت کلیان کاری راجیہ سرکار کی ایک اوتارنا ہے جس میں راج اپنے ناگرکوں کے آرتھک اور سماجک کلیان کی سودھا اور سمردھن میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے۔ سرکار ایک سماجک سرکشا جال کی اپلبدھتا سنشچت کرتی ہے جس میں شکشا، آواس، جیوکا، سواستھ دیکھ بھال آدی شامل ہو سکتے ہیں۔ بھارتی سنویدھان راج کے نیتی نردیشک سدھانت میں کلیان کاری راج کی اوتارنا کی گھوشنا کرتا ہے۔ راج کی نیتی نردیشک سدھانت بھارتی سنویدھان کا بھاگ 5 ہمارے راجیہ کے نیتی نردیشک سدھانت ڈی پی ایس پی کے سدھانت کے ڈی پی ایس پی ایک آدھنک لوکتانترک راج کے لیے ایک ویاپک سماجک آرتھک کاریہ کرم کا گٹھن کرتا ہے۔ راج کے نیتی نردیشک سدھانت کے وچار آئرلینڈ گنراج سے لیا گیا ہے۔ مولک ادھیکار بھارتی سنویدھان کا بھاگ 3 مولک ادھیکار کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مولک ادھیکار ایف آر کی 7 شرینیاں ہیں جو انوچھید 1235 کے انترگت آتی ہیں۔ مولک ادھیکار بھارت کے سنویدھان میں نہت مولک مانوادھیکار ہیں جن کی گارنٹی سبھی ناگرکوں کو دی گئی ہے۔ انہیں جاتی، دھرم، لنگ آدی کے آدھار پر بھید بھاؤ کیے بنا لاگو کیا جاتا ہے۔ یہ الیکھنیہ ہے کہ مولک ادھیکار کچھ شرطوں کے ادھین عدالتوں دوارا لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ پرستاونا سنویدھان کے آدرشوں اور درشنوں کو استھاپت کرتی ہے۔ پرستاونا نمنلکھت کے بارے میں ایک وچار دیتا ہے۔ سنویدھان کا سروت بھارتی راج کی پرکرتی، اس کے ادیشوں کا وورن اور اسے اپنانے کی تاریخ۔ 7ویں انوسوچی سنویدھان کے انوچھید 246 کے تحت 7ویں انوسوچی سنگھ اور راج کے بیچ شکتیوں کے وبھاجن سے سمبندھت ہے۔ اس میں 3 سوچیوں سنگھ سوچی، راج سوچی اور سمورتی سوچی شامل ہیں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے انوسار مولک ادھیکاروں کو دوہرے ادیش ہیں۔ پرتیک ناگرک ایسی استھتی میں ہو کہ وہ ان ادھیکاروں کے لیے دعوے داری کر سکے۔ یہ ادھیکار ہر اس ستہ اور سنستھا کے لیے بادھیکاری ہو جسے قانون بنانے کا ادھیکار دیا گیا ہے۔
स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम कर सके। अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य डैश हैं। प्रत्येक नागरिक के ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदार कर सके। ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने और अधिकार दिया गया। ये भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। ए भी सही उत्तर है क्योंकि दोनों उद्देश्य का उल्लेख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया है। बी सी गलत है क्योंकि इसमें डॉक्टर द्वारा उल्लेखित उद्देश्य से केवल एक शामिल है। यह भी गलत है क्योंकि इसमें उद्देश्य शामिल है जिन्हें उल्लेख डॉक्टर बी. अम्बेडकर के नहीं किया है। ये गलत है क्योंकि इसमें डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर द्वारा उल्लेखित केवल एक उद्देश्य शामिल है। विकल्प बी उन सभी पदाधिकारियों का मौलिक अधिकार को बाध्यकारी प्रकृति को संदर्भित करता है जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। स्वतंत्र भारत राज्य के मार्गदर्शन के रूप में मौलिक अधिकारों की भूमिका को संदर्भित करता है। सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर मौलिक अधिकारों के संभावित प्रभाव को संदर्भित करता है। संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है कहलाता है। न्यायिक सक्रियता मूलभूत क्षेत्राधिकार न्यायिक समीक्षा अपीलीय क्षेत्राधिकार संसद द्वारा पारित कानून को रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है कहलाता है। न्यायिक समीक्षा प्रश्न संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति के बारे में है। न्यायिक समीक्षा उन कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की न्यायपालिका में निहित शक्ति है जो असंवैधानिक है या संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। आधार मूल संरचना सिद्धांत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार है जो न्यायपालिका को उन कानूनों को रद्द करने की अनुमति देता है जो संविधान की बुनियादी संरचना जैसे लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को खतरे में डालते हैं। न्यायिक समीक्षा असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने के लिए न्यायपालिका में निहित एक शक्ति है। न्यायिक सक्रियतावाद सार्वजनिक नीति को आकार देने और संवैधानिक मूल्यों को लागू करने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को संदर्भित करती है जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। मूलभूत क्षेत्राधिकार किसी मामले की पहली बार सुनवाई करने की अदालत की शक्ति है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के विपरीत जो निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई संवैधानिक लोकतंत्र के विशेषता है। आधार संरचना सिद्धांत को पहली बार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में व्यक्त किया गया था। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में विवाद और बहस का विषय रही है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांतों को कमजोर करता है और विधायिका के क्षेत्र का अतिक्रमण करता है। हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम वर्ष 1993 में लागू क्यों हुआ? इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थिति में काम करते थे। उन्हें अधिक वेतन की मांग की और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया। इस क्षेत्र में हुई तकनीकी विकास के कारण इसमें लोगों की जरूरत नहीं रह गई थी। सरकार इस क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती थी। हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम वर्ष 1993 में लागू क्यों हुआ? इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। इस प्रदर्शन से हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों को नियोजन और निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम को संबंधित है। उत्तर सही है, क्योंकि इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय परिस्थितियों में कार्यरत हैं और इसलिए सरकार को इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। गलत है, क्योंकि अधिक मजदूरी वेतन की मांग अधिनियम को लागू होने के कारण नहीं भी गलत है, क्योंकि तकनीकी विकास के क्षेत्र का निषेध है। हाथों से मैला ढोना एक ऐसी प्रथा है जहाँ लोगों को मानव मल को हाथ से साफ करने के लिए नियोजित किया जाता है, जो एक बेहतर अमानवीय और अपमानजनक प्रथा है। इस क्षेत्र के श्रमिकों को अमान्य परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरनाक है। इस प्रथा पर रोक लगाने और इन क्षेत्र में श्रमिकों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियम शुष्क शौचालय की पहचान करने और उन्हें ध्वस्त करने और स्वच्छ शौचालय को स्वच्छता शौचालय में परिवर्तन करने का भी प्रावधान करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण हेतु अधिनियम कब प्रभावित हुआ? 2002, 2004, 2005, 2006। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण हेतु अधिनियम कब प्रभावित हुआ? 2006। घरेलू हिंसा आमतौर पर किसी वयस्क पुरुष से आमतौर पर पति द्वारा अपने पत्नी को पहुंचाई गई चोट या हानि या चोट या क्षति की धमकी को संदर्भित करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। इसे भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। महिला को शारीरिक रूप से उत्पीड़न या उसे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने से चोट लग सकती है। महिला के साथ दुर्व्यवहार में मौखिक, यौन या आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल हो सकता है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू शब्द की समझ का विस्तार करता है, जिसमें उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया है जो हिंसा करने वाले पुरुष सदस्य के साथ साझा रूप से घर में रहती हैं या रह चुकी हैं। दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को प्रस्तुत की और उन्हें लोकसभा में भी पेश किया गया। समिति की रिपोर्ट में महिला समूहों की अधिकांश मांगों स्वीकार कर ली गई। अंततः 2005 में एक नया विधेयक संसद में पुनः प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य है? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना। सभी भिन्नताओं जीवन की आवश्यकता है यह समझना। संविधान की प्रतिष्ठित मूल्यों को आत्मसात करना। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा का उद्देश्य है? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना। संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करना। एबीटी समानता का तात्पर्य जाति, लिंग, जाति या धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति या सच्चाओं जैसे विशेषताओं में अंतर की परवाह किए बिना सभी व्यक्ति के लिए समान होने या समान अधिकार, अवसर और उपचार प्रदान करने की स्थिति से है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण के दौरान समानता पर चर्चा करने का उद्देश्य निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। समानता के बारे में शिक्षण में सभी व्यक्तियों के साथ उनकी पृष्ठभूमि, लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने में महत्व पर चर्चा करना शामिल है। गरिमा के मुद्दे को संबोधित करके छात्र प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और मूल्यों को महत्व देना और उनका समर्थन करना सीखते हैं। अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना। समानता की अवधारणा
समानता की अवधारणा को समझने से अधिगमकर्ता को सहानुभूति, सहिष्णुता और विविधता को स्वीकृति और आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, या उन्हें लोगों के बीच मौजूद भिन्नताओं का सम्मान करने और उन्हें महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और एक अधिक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देता है। संविधान के प्रतिष्ठापित मूल्य को आत्मसात करवाना, समानता का सिद्धांत अक्सर दुनिया भर के कई संविधानों में निहित एक मौलिक मूल्य है। समानता के बारे में शिक्षण छात्रों में इन संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में मदद करता है। स्पष्ट कीजिए कि जीवन में सभी भिन्नता आवश्यकता है। इसका सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में समानता पर चर्चा के उद्देश्य से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि विविधता को समझना और उसकी सराहना करना आवश्यक है, समानता पर चर्चा का उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष व्यवहार और समान अवसरों पर बल देना है, चाहे उनकी भिन्नताएं कुछ भी हो। हम डैश को सामाजिक विचार अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है। इसको सुनिश्चित करने, अनुशासन की सीमा के भीतर सीखने में सक्षम बनाने के लिए, विषय के बीच अंतर संबंधों और अन्योन्याश्रित का वर्णन करने, एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखने। हम डैश को सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःसंबंधी शास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। विषय के बीच अंतर संबंधों और अन्योन्याश्रित का वर्णन करने, एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों को देखना। CD सामाजिक विज्ञान के अंतःशास्त्रीय उपागम में जटिल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र के विभिन्न विषय से ज्ञान और विधियों को एकीकृत करना शामिल है। सामाजिक मुद्दे को एक ही अनुशासन के चश्मे से देखने के बजाय, यह उपागम विभिन्न विषयों के बीच कई परिप्रेक्ष्यों और अंतर संबंधों पर विचार करके समग्र समझ को प्रोत्साहित करता है। विषयों के बीच अंतर संबंधों और अन्वेषण को वर्णन करना। सामाजिक विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम में समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास जैसे विभिन्न विषयों से ज्ञान और पद्धतियों को एकीकृत करना शामिल है। यह उपागम मानव मानता है कि सामाजिक घटनाएं जटिल और बहुमुखी हैं और उन्हें समझने के लिए विभिन्न उपागमों से अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, गरीबी जैसे सामाजिक मुद्दे का अध्ययन करते समय एक अंतःशास्त्रीय उपागम उन आर्थिक कारकों का पता लगाए जो गरीबी में
योगदान करते हैं। अर्थशास्त्र गरीब को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान व्यक्तियों पर गरीबी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मनोविज्ञान और ऐतिहासिक संदर्भ से जिसने गरीबी की प्रवृत्तियों इतिहास को आकार दिया होगा। ऐसा करने से छात्र देख सकते हैं कि यह विषय कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और मुद्दे की व्यापक समझ में योगदान करते हैं। एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों को देखना, अंतःशास्त्रीय उपागम में एक ही विषय का समस्या की कई अनुशासनात्मक उपागम से जांच की जाती है। इससे छात्रों के विषय वस्तु की व्यापक और अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रत्येक विषय अद्वितीय सिद्धांत, पद्धतियों और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए, यदि अपराध विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो छात्र उन सामाजिक कारणों को समझने के लिए समाजशास्त्र के दृष्टिकोण को इसकी जांच करेंगे जो अपराध दर में योगदान दे सकते हैं। मनोविज्ञान के माध्यम से आपराधिक व्यवहार के पीछे की व्यक्तिगत अभिप्रेरणाओं का विश्लेषण करना, अर्थशास्त्र के माध्यम से समाज पर अपराध की मूल का पता लगाना और राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से अपराध की रोकथाम और सजा में कानूनों और नीतियों की भूमिका का अध्ययन करना है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापन में अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करने से विभिन्न विषयों के बीच अंतर्संबंधों को दर्शाने और एक ही विषय पर कई उपागम प्रदान करने से छात्रों के अधिगम को अनुभवों में वृद्धि होती है। आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से क्या उम्मीद की जाती है कि घर के काम पर चर्चा न की जाए, सिर्फ पुरुष मजदूर को मुद्दे को प्रस्तुत किया जाए, केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए, लोगों द्वारा अपनी आजीविका कमाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है लोगों द्वारा अपनी आजीविका कमाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। सामाजिक विज्ञान में आजीविका के विषय पर चर्चा करते समय शिक्षिका को इस बात का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए कि लोग अपनी जीविका कैसे कमाते हैं, जिसमें विभिन्न व्यवसाय, रोजगार और अवसर, स्वरोजगार, अनौपचारिक कार्य, नियमित और अनियमित कार्य, वेतनभोगी कार्य, दिहाड़ी श्रम और गैर मजदूरी श्रम जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।
शिक्षक को किसी भी पूर्वाग्रह से बचना चाहिए और एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के साथ साथ आजीविका की निष्पक्ष और समावेशी समझ सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और रोजगार प्रतिरूप शामिल हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आजीविका विषय पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि वह लोगों द्वारा अपनी आजीविका कमाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करे। श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय छात्र कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बच्चे को इसका एहसास कराया जा सकता है कि जिनमें बुद्धि की कमी है। प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पना स्पष्ट की ओर बढ़ाते हैं। बच्चे भाषा संबंधित कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। प्रश्न बच्चे को जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रश्न अधिगम को प्रसारित क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। बच्चे भाषा संबंधित कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। ACD प्रश्न बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। जब बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो इससे विषय वस्तु के प्रति उनकी जिज्ञासा और रुचि बढ़ती है। जिज्ञासा अधिगम के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है क्योंकि यह छात्रों को उन खोजने और विषयों का और अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न पूछकर बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनते हैं क्योंकि वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं और विषय की गहन समझ हासिल करना चाहते हैं। प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाती है तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने से शिक्षक और छात्रों के साथ साथ स्वयं छात्रों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो यह अधिगम का एक गतिशील वातावरण बनता है जहाँ विचार साझा किए जाते हैं, चर्चा की जाती है और वाद विवाद किया जाता है। विचारों और परिदृश्यों का आदान प्रदान आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है और छात्रों को नई असंतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। बच्चे भाषा संबंधित कौशल
बच्चे भाषा संबंधित कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। प्रश्न पूछने में संप्रेषण शामिल होता है और बच्चे प्रश्न तैयार करके और अपने विचारों को व्यक्त करके अपने कौशल का अध्ययन करना सीखते हैं। जब छात्र प्रश्न पूछते हैं तो वह अपनी भाषा क्षमताओं, शब्दावली का और वाक्य निर्माण को परिष्कृत करते हैं। निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता को विद्यार्थियों को समझने में सहायता हो तो अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। संस्कृति के भिन्न आयामों पर छोटे समूहों वाली परियोजनाएं देना, समुदाय के पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना, कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक, कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। निम्नलिखित में से किसने भारत की सांस्कृतिक विविधता को विद्यार्थियों को समझने में सहायता हो तो अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। संस्कृति के भिन्न आयामों पर छोटे समूहों वाली परियोजनाएं देना, समुदाय के पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना, कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना, ABD। संस्कृति के भिन्न आयामों पर छोटे समूहों वाली परियोजनाएं देना। भारत की सांस्कृतिक विविधता के विभिन्न पहलुओं पर छोटे समूहों की परियोजनाएं देकर छात्र गहन शोध कर सकते हैं और संगीत, नृत्य, कला, भाषा, पहचान, रीति रिवाज और परंपराओं जैसे विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की व्यापक समझ हासिल कर सकते हैं। सामुदायिक पर्वों पर समूह में चर्चा करना, छात्रों को सामुदायिक पर्वों के बारे में महसूस समूह चर्चा में शामिल करने से उन्हें भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा अपनाए जाने वाले अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और समारोहों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। यह परिचर्चाएं छात्रों के बीच सांस्कृतिक प्रशंसा और समझ की भावना को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि वे देश भर में पर्वों के महत्व और विविधता के बारे में सीखते हैं। कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना, कक्षा में या स्कूल स्तर पर खाद्य उत्सव का आयोजन करने से छात्रों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की पाक विविधता का अनुभव करने का अवसर मिलता है। देश के विभिन्न हिस्सों से पारंपरिक व्यंजनों को चखने और साझा करने में छात्र विविधता का
संस्कृति और विविधता। क्षेत्रीय व्यंजनों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संयुक्त ABCD है। कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना सीधे तौर पर छात्रों को भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करने से संबंधित नहीं है। यद्यपि कक्षा में प्रश्न पूछना छात्रों की समझ का आकलन करने और उन्हें परिचर्चा में शामिल करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण रणनीति हो सकती है, लेकिन यह सीधे तौर पर भारत की सांस्कृतिक विविधता की खोज को संबोधित नहीं कर सकती है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः विभिन्न कार्य नियत करती है। वह विश्वास करती है कि सभी बच्चे को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। इस विविध से विद्यार्थी एक दूसरे के कार्यों की नकल नहीं कर सकते। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न कार्य नियत करती है। वह विश्वसनीय है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विद्यार्थियों के मामले में शिक्षक का मानना है कि विद्यार्थियों के अधिगम की शैली, क्षमताएं, रुचियां और शक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विभिन्न विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देकर शिक्षिका का लक्ष्य इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के समायोजन करना और अधिक व्यक्तिगत अधिगम का अनुभव प्रदान करना है। यह दृष्टिकोण मानता है कि शिक्षक के लिए एक आकार है। सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को प्रभावित ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। विभिन्न कार्य प्रदान करने से शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थियों की अद्वितीय शिक्षा प्रोफाइल को संबोधित करने और उनके लिए उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने के अवसर बनाने की अनुमति मिलती है, जहां वे अधिक सक्षम होते हैं और रुचि लेते हैं। यह अधिगम के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है और इस विचार का समर्थन करता है कि विद्यार्थी तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामाजिक विज्ञान
کی ایک शिक्षक विभिन्न विद्यार्थियों को पढ़ाया नियत करती है। यह विश्वास करती है कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? 1940 में जयपुर के प्रकाशित अभिलेख समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात तमिलनाडु से केरल चले जाने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार के अभिलेख रिकॉर्ड का उपयोग करना। 1940 में लाहौर से पंजाब में आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेख रिकॉर्ड का उपयोग करना। गांधी फिल्म दिखाना। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? 1940 में जयपुर के प्रकाशित अभिलेख समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। 1940 में लाहौर से पंजाब से आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेख रिकॉर्ड का उल्लेख करना। गांधी फिल्म दिखाना। ACT 1940 में जयपुर के प्रकाशित अभिलेख समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। यह विकल्प विद्यार्थियों के विभाजन के समय के प्राथमिक स्रोतों तक पहुँचने में मदद करता है। संग्रहित समाचार पत्रों की रिपोर्ट इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है कि विभाजन की घटनाओं को उस समय लोगों द्वारा कैसे रिपोर्ट किया गया और कैसे समझा गया। यह विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विकसित करने और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विभाजन के प्रभाव को समझने में मदद करता है। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात तमिलनाडु से केरल चले जाने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार के अभिलेख रिकॉर्ड का उपयोग करना। विभाजन का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले लोगों के रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों का संचालन या उपयोग करना ऐतिहासिक घटना पर एक मानवीय और व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। विभाजन से सीधे तौर पर प्रभावित हुए व्यक्तियों की कहानियाँ और अनुभव सुनना विद्यार्थियों के लिए विषय को अधिक प्रासंगिक और संवेदनात्मक रूप से प्रभावशाली बना सकता है। यह विद्यार्थियों को घटना को मानवीय पहलू से प्रति सहानुभूति रखने और लोगों के जीवन पर इसके दूरगामी परिणामों को समझने में मदद करता है। गांधी फिल्म दिखाना। फिल्म गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के जीवन और भूमिका पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह विभाजन के विषय पर केंद्रित है। हालांकि फिल्म में विभाजन का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, लेकिन यह विभाजन की जटिलताओं और परिणामों को गहनता से पड़ताल करती है। कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा दी गई मुफ्त
سویدھاؤں پر چرچا ہو رہی ہے۔ چرچا میں کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ سرکار ایسی گتیودھی میں شامل ہو تو سرکاری اسکول کے شکشک کے لیے کچا میں ایسی چیزوں پر چرچا کرنا اپیوکت نہیں ہوگا۔ ودیارتھیوں کو مفت سویدھاؤں کا سمرتھن یا ورودھ میں اپنے وچاروں متوں کو ویکت کرنے کے لیے پریرت کیا جا سکتا ہے۔ شکشک سرکاروں دوارا مفت سویدھا کیوں دی جانی چاہیے؟ وہ تو پرمانو سانچوں کو اپلبدھ کرانے کے لیے ودیارتھیوں کو پریرت کرے گی۔ شکشک ودیارتھیوں سویدھا کے درشٹوں پر آدھارت نشکرش نکالنے میں ودیارتھیوں کا سہایتا کر سکتے ہیں۔ کلپنا کیجیے کہ سماجک وگیان کی کچا میں بھارت میں وبھن سرکاروں دوارا دی گئی مفت سویدھاؤں پر چرچا ہو رہی ہے۔ چرچا میں کیا ہونا چاہیے؟ ودیارتھیوں کو مفت سویدھا کے سمرتھن یا ورودھ میں اپنے وچاروں متوں کا ویکت کرنے کے لیے پریرت کیا جا سکتا ہے۔ شکشک سرکاروں دوارا مفت سویدھائیں کیوں دی جانی چاہیے؟ وہ تو پرمانو سانچوں کو اپلبدھ کرانے کے لیے ودیارتھیوں کو پریرت کریں گے۔ BC ودیارتھیوں کو مفت سویدھاؤں کو سمرتھن یا ورودھ میں اپنے وچاروں متوں کو ویکت کرنے کے لیے پریرت کیا جا سکتا ہے۔ چرچا میں آلوچناتمک چنتن اور سکریہ بھاگیداری کو بڑھاوا دینے کے لیے ودیارتھیوں کو مفت اپہاروں کے وشے پر اپنے وچار اور رائے ویکت کرنے کے لیے پروتساہت کرنا آوشک ہے۔ ودیارتھیوں کو اپنے درشٹی کون ساجھا کرنے کی انومتی دینا چاہیے۔ وہ مفت کے وچار کے سمرتھن میں ہو یا ورودھ میں، انہیں اپنے ترک اور تارکک کوشل وکست کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ وچاروں کا سوستھ آدان پردان کو بڑھاوا دیتا ہے اور ودیارتھیوں کو ان مدے پر کئی درشٹیکون پر وچار کرنے کے لیے پروتساہت کرتا ہے۔ شکشک سرکاروں دوارا مفت سویدھائیں کیوں دی جانی چاہیے؟ وہ تو پرمانو سانچوں کو اپلبدھ کرانے کے لیے ودیارتھیوں سے پریرت کریں گے۔ کسی بھی چرچا میں ساچھیہ اور سہایک جانکاری کے ساتھ رائے اور ترک کا سمرتھن کرنا مہتوپورن ہے۔ ودیارتھیوں کو سرکاروں دوارا مفت سویدھا کیوں دی جانی چاہیے، اس پر اپنے وچاروں کے ساچھیہ پردان کرنے کے لیے پروتساہت کر کے شکشک ساچھیہ آدھارت چنتن اور وشلیشن کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ مان لیجیے کہ سماجک وگیان کا ایک شکشک ویکت دیتا ہے کہ بھارت میں ہندی بولنے والے لوگوں کی سنکھیا میں تیبر وردھی ہوئی ہے۔ سماجک وگیان کی کچا میں آلوچناتمک چنتن کوشل کو پروتساہت کرنے کی کیا سمبھاونا ہو سکتی ہے؟ بھارت کے جن گننا کا وبھن برسوں کی رپورٹ پر وچار کرنا۔ جس سماجک وگیان کو جانکار نے اسے ویکت کیا ہے، اسے ودیارتھیوں کو سویکار کرنے کی آوشکتا ہے۔ سماچار پتروں کی رپورٹ کے آدھار پر ودیارتھیوں
को प्रतिवाद करना चाहिए। कथन विद्यार्थियों को तर्क संगत चिंतन कौशलों का विकास नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। तो सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करने की क्या संभावना हो सकती है? भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर चर्चा विचार करना। छात्रों को विभिन्न वर्षों के लिए भारत की जनगणना रिपोर्ट को जांच करने के लिए प्रोत्साहित करने से उनकी आलोचनात्मक चिंतन क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा करने से शिक्षक अपने जानकारी को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने, साक्ष्य खोजने, आंकड़ों का विश्लेषण करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष को निकालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह निष्कर्ष निष्क्रिय रूप से जानकारी स्वीकार करने के विपरीत एक सक्रिय सहभागिता प्रक्रिया है। जिस सामाजिक विज्ञान के जानकार ने इसे व्यक्त किया है उसे विद्यार्थी को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह विकल्प आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि यह व्यक्ति के अधिकार के आधार पर अंध स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। समाचार पत्रों के रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। इस विकल्प में किसी अन्य स्रोतों, अखबार की रिपोर्ट के साथ कथन का प्रतिवाद करना शामिल है, जो आलोचनात्मक चिंतन को भी बढ़ावा देता है। कथन विद्यार्थियों में तर्क संगत चिंतन कौशल का विकास नहीं कर सकते हैं। यह विकल्प आलोचनात्मक चिंतन को क्षमता को खारिज कर देता है, जो एक रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच उन विचारों को सराहना करती है, उन विचारों को प्रेरित करती है, उन विचारों का मूल्यांकन करती है, उन विचारों को पहचानती है। रचनात्मक सोच विचार को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच उन विचारों को मूल्यांकन करती है। रचनात्मक सोच में नए और नवोन्मेषीय विचारों का सृजन शामिल होता है। यह मूल अवधारणाओं, समाधानों या परिप्रेक्ष्यों के साथ आने की प्रक्रिया है। कल्पनाशीलता, समस्या समाधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक सोच आवश्यक है। आलोचनात्मक सोच को विचारों, तर्कों और सूचनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है।
या किसी विचार या तर्क की वैधता या विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए उसकी क्षमताओं और कमजोरियों को वस्तुनिष्ठ आकलन करने की प्रक्रिया है। जब हम कहते हैं रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच उन विचारों का मूल्यांकन करती है, इसका अर्थ है कि रचनात्मक सोच विचारों का एक संग्रह उत्पन्न करती है, जब आलोचनात्मक सोच उन विचारों की गुणवत्ता, व्यवहार और योग्यता का आकलन, विश्लेषण और न्याय करने के लिए काम में आती है। विभिन्न समस्या समाधान परिदृश्यों में रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच दोनों महत्वपूर्ण हैं। रचनात्मक सोच विविध विकल्पों की पेशकश करके प्रक्रिया शुरू करती है, जबकि आलोचनात्मक सोच यह सुनिश्चित करती है कि इन विकल्पों की पूरी तरह से जांच की जाए और सूचित निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन किया जाए। विद्यालय के लिए इतिहास पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इतिहासकार ने यह मानना शुरू किया कि स्कूल बच्चे को भारत के संपूर्ण संस्कृति और सामाजिक इतिहास से परिचित कराना आवश्यक है। तर्क बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थियों की रुचि को कम करता है, घटाता है तथा विषय को उनके आलोचनात्मक बनाना है। विद्यालय के लिए इतिहास पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इतिहासकारों ने यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चे को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचित कराना आवश्यक है। बच्चे के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एवं परंपरागत उपागम का है जो विषय में विद्यार्थियों की रुचि को कम करता है तथा विषय को आलोचनात्मक बनाता है। ए और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। तथा इतिहासकारों के बीच इस समझ को उजागर करता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए इतिहास की पाठ्यक्रम केवल राजनीतिक घटनाओं और नेताओं पर ध्यान केंद्रित करने से परे होने चाहिए। इतिहासकारों ने माना कि सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास सहित इतिहास के व्यापक पहलुओं से विद्यार्थियों को परिचित कराना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक इतिहास अतीत में लोगों की कलाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं और जीवन शैली की गहनता से पड़ताल करना है। सामाजिक इतिहास की विभिन्न समुदायों की सामाजिक संरचना, संबंधों और रोजमर्रा की जिंदगी की जांच करता है और कथन तर्क प्रदान करता है कि इतिहासकारों ने पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास को शामिल करने को महत्व को क्यों पहचाना। अतीत में बच्चों के लिए इतिहास
इतिहास का पाठ्यक्रम अक्सर मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास पर केंद्रित होता था, जो मुख्य रूप से राजनीतिक नेताओं के कार्यों, युद्धों और शासन के इर्द गिर्द घूमता था। राजनीतिक पर यह ध्यान युवा शिक्षार्थियों के लिए कम आकर्षक और मनमोहक हो सकता है, जिससे इस विषय में रुचि की कमी हो सकती है। परिणाम स्वरूप कुछ विद्यार्थियों के बीच इतिहास अलोकप्रिय हो गया। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा में उत्पन्न चिंता को मुक्त होने के लिए एक पट्टी में जाते हैं। वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक वर्ग बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है और इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। ये सही है और गलत। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता को मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। यह कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षा का एक अवलोकन है। वर्षों की परीक्षाओं को प्रेरक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है और इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यह परीक्षाओं को प्रोत्साहन के बारे में एक सामान्य कथन है और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका को संबोधित नहीं करता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम विकास से संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुत मार्ग की और प्रवृत्ति है और जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभव से जुड़े हैं। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान एवं विविधता को सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को निर्माण करने और उन्हें पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी का भी वहन करता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहु मार्गों की और प्रवृत्ति है और जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े हैं। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान एवं विविधता को सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को निर्माण करने और उन्हें पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी का भी वहन करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान की प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो जटिल सामाजिक घटनाओं, ऐतिहासिक परिघटनाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और राजनीतिक गतिविधियों का समाधान
کرتا ہے۔ سماجک وگیان وشے میں اکثر ووِدھ درشٹیکون اور ویاکھیا شامل ہوتی ہے، جس سے چھاتروں کو وشے وستو کے ساتھ آلوچناتمک اور وشلیشناتمک روپ سے جڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اس بات پر بل دیتا ہے کہ سماجک وگیان کے ادھین نہ کیول سماجک واستوکتاؤں کو سمجھنے پر کیندرت ہے، بلکہ آوشک مولیوں کو وکست کرنے پر بھی کیندرت ہے، جو ذمہ دار ناگرکوں اور ایک سماج کے لیے مہتوپورن ہے۔ سماجک وگیان شکشا ایک ادیش نیتک جاگروکتا اور ذمہ دار نرنے کو بڑھاوا دینا، چھاتروں کو سمدائے میں سکریہ اور سہانوبھوتی پورن بھاگیداری بنانے کے لیے پروتساہت کرنا ہے۔ ترک اور ارتھکتھن ایک اچت اسپشٹی پردان کرتا ہے۔ سماجک وگیان پاٹھکرم میں دینک جیون کی انیک واقعات اور سمبندھ چھاتروں کے لیے واستوک دنیا کی سمسیاؤں سے جوڑنے اور ان مولیوں پر وچار کرنے کے اوسر اتپن کرتے ہیں جو سماجک سنرچناؤں اور انترکریاؤں کو ریکھانکت کرتے ہیں۔ ایک سمدائے کو دیے گئے انوبھو کو پریوگ سے اتہاس میں نمنلکھت میں سے کون سا وشے پڑھایا جا سکتا ہے؟ تاج محل کی واستو شلپیہ شیلی، ترک کے یدھ کی تکنیک، ترکوں کے یدھ کی تکنیک، بھارت کا وبھاجن، شاہجہاں کے راجسو وستار۔ ایک سمدائے کو دیے گئے انوبھو کو پریوگ سے اتہاس میں نمنلکھت میں سے کون سا وشے پڑھایا جا سکتا ہے؟ بھارت کا وبھاجن۔ بھارت کا وبھاجن 1947 میں برٹش بھارت کے دو الگ الگ ریاستوں بھارت اور پاکستان میں وبھاجن کو سندربھت کرتا ہے۔ یہ ایک مہتوپورن ایتہاسک گھٹنا تھی جس کے کارن بڑے پیمانے پر لوگوں کا پلاین ہوا، سامپردایک ہنسا ہوئی اور دو سوتنتر دیشوں کا نرمان ہوا۔ وبھاجن دیکھنے والے سمدائے کے جیونت انوبھووں کا اپیوگ اس ایتہاسک گھٹنا کے مانوی پہلو میں مولیانکن انتردرشٹی پردان کر سکتا ہے۔ ویکتیگت آکھیان، موکھک اتہاس اور وبھاجن کے دوران جیوت رہے ویکتیوں کے ورتانت اس اودھی کے دوران لوگوں کے سامنے آنے والی بھاوناؤں، چنوتیوں اور سنگھرشوں کی گہن سمجھ پردان کر سکتے ہیں۔ چھاتر ان لوگوں کے جیون کے انوبھووں کو سن کر ادھک سہانوبھوتی پورن اور سوکشم درشٹیکون پراپت کر سکتے ہیں جو وبھاجن سے سیدھے پربھاوت ہوئے تھے۔ مان لیجیے کہ سماجک وگیان کا ایک شکشک وشے خنیج سنسادھن پر ایک روبرک کا وکاس کرنا چاہتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون روبرکس میں نرمان کا ایک بھاگ بنے گا؟ پرگتی ماپنی، ریٹنگ اسکیل، پردرشن مانک، سماجک وگیان لچ، ادھیگم پرتیفل۔ مان لیجیے کہ سماجک وگیان کا ایک شکشک وشے خنیج سنسادھن پر ایک روبرک کا وکاس کرنا چاہتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون روبرک کے نرمان کا ایک بھاگ بنے گا؟ پرگتی ماپن، ریٹنگ اسکیل، پردرشن مانک، ادھیگم پرتیفل۔ اے بی ڈی۔
روبرکس ایک اسکورنگ اپکرن یا آکلن مارگدرشی کا ہے جس کا اپیوگ وششٹ مانڈنڈوں اور ادھیگم کے ادیشوں کے آدھار پر چھاتروں کو کاریہ کی گنوتا ملیانکن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پرگتی ماپنی ریٹنگ اسکیل ایک روبرکس میں عام طور پر ایک پرگتی ماپنی شامل ہوتی ہے جو پرتیک مانڈنڈوں کے لیے پردرشن یا اپلبدھی کے استر کو ریکھانکت کرتی ہے۔ پرگتی ماپنی وشے کے وبھن پہلوؤں پر چھاتروں کے کاریہ کا آکلن اور ملیانکن کرنے میں مدد کرتا ہے یا ان کی پرتکریاؤں کی گنوتا کے آدھار پر اسکور یا گریڈ نردھارت کرنے کے لیے ایک اسپشٹ روپ ریکھا پردان کرتا ہے۔ پردرشن مانک روبرکس میں وششٹ پردرشن ماندنڈ شامل ہونا چاہیے جو خنیج سنسادھنوں کے وشے پر چھاتروں کے کاریہ کی اپیچھاؤں کو پریبھاشت کرتا ہے۔ پردرشن مانڈنڈ یہ ریکھانکت کرتے ہیں کہ چھاتروں کو خنیج سنسادھنوں کو سمجھنے میں دکشتا کے وبھن استروں کو پراپت کرنے کے لیے کیا کرنے ہے۔ ادھیگم پرتیفل روبرکس کے وشے کے لیے نردھارت ادھیگم کے پرتیفلوں کا شیکشنک ادیشوں کے ساتھ سنریکھت ہونا چاہیے۔ ادھیگم کے پرتیفل بتاتے ہیں کہ وشے کا ادھین کرنے کے بعد چھاتر سے کیا سیکھنے یا حاصل کرنے کی اپیچھا کی جاتی ہے۔ روبرکس یہ آکلن کرتے ہیں کہ چھاتروں نے ان ادھیگم کے پرتیفلوں کو کتنی اچھی طرح سے پورا کیا ہے جس سے ان کی پرگتی اور وشے میں نپنتا کا آکلن کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس پرکار سماجک وگیان کے اس چھیتر میں چھاتروں کی سمجھ اور اپلبدھیوں کا پربھاوی ڈھنگ سے ملیانکن کرنے کے لیے خنیج سنسادھنوں کے وشے کے لیے ایک اچھی طرح سے نرمت روبرکس میں پرگتی ماپنی ریٹنگ اسکیل پردرشن مانڈنڈ اور ادھیگم کے پرتیفل شامل ہونے چاہیے۔ سماجک وگیان لکشیہ ابھی سماجک وگیان کے لکشیہ سمگر پاٹھکرم اور نردیشاتمک رننیتیوں کو آکلن دینے کے لیے مہتوپورن ہیں۔ وہ سیدھے روبرکس نرمان کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ روبرکس مکھیہ روپ سے خنیج سنسادھنوں کے وشے سے سبندھت وششٹ مانڈنڈوں پر چھاتروں کے پردرشن کا آکلن کرنے پر کیندرت ہیں۔ نمنلکھت کتھنوں اے اور آر کو پڑھیں اور ملیانکن میں روبرکس کی بھومکا کے سندربھ میں اپیکت وکلپ کا چین کیجیے۔ کتھن وبھن پرکار کی روبرکس کو ایک ایکل جانچ سوچی میں پریورتت کیا جا سکتا ہے۔ جب ودیارتھیوں کی سنکھیا ادھک ہو تب انہیں شرینی بدھ کرنے کی جانچ سوچی ایک سرل اور تیور طریقہ ہے۔ نمنلکھت میں سے نمنلکھت کتھنوں اے اور آر
को पढ़िए और मूल्यांकन के रूब्रिक्स की भूमिका को संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक एकल जांच सूची में परिवर्तित किया जा सकता है, और जब विद्यार्थी की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने की जांच सूची का एक सरल और तीव्र तरीका है। ए और आर दोनों सही है और एक ही व्याख्या नहीं करता। विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक एकल जांच सूची में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सही है क्योंकि जांच सूची रूब्रिक्स का एक सरलीकृत रूप है जो तत्व और सीधे मूल्यांकन की अनुमति देता है। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने की जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका है। यह सही है क्योंकि जांच सूची बड़ी संख्या में छात्रों का त्वरित मूल्यांकन करने के लिए एक संक्षिप्त और उपयोग में आसान प्रारूप प्रदान करती है। जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात लेस नॉन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रक्षेत्रीय का संचालन करती है तब वह सम्मिलित है। प्रामाणिक आकलन में, पारंपरिक आकलन में, नैदानिक आकलन में, निर्माणात्मक आकलन में जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत के निम्न ज्ञात लेस नॉन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रक्षेत्रीय का संचालन करती है तब वह सम्मिलित है। पारंपरिक आकलन में, निर्माणात्मक आकलन में, निर्माणात्मक आकलन में बी और डी सही है। शिक्षक आकलन का तात्पर्य छात्रों की अधिगम की प्रक्रिया में समझ और प्रगति के स्तर को निर्धारित करने के लिए उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया से। पारंपरिक आकलन का तात्पर्य छात्रों के मूल्यांकन की अधिक पारंपरिक विधियों से है, जैसे लिखित परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और परीक्षण आदि। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का संचालन पारंपरिक आकलन का एक रूप माना जा सकता है क्योंकि इसमें किसी विशिष्ट विषय पर छात्रों के ज्ञान और परीक्षण करने के लिए प्रश्नोत्तरी का संचालन करना शामिल है। निर्माणात्मक आकलन रचनात्मक आकलन में अधिगम की प्रक्रिया को दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए निरंतर और सतत आकलन शामिल है। यह शिक्षक छात्रों के प्रतिपुष्टि प्रदान करने और विषय पर आगे के निर्देशों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्नोत्तरी परिणामों का उपयोग करता है। तो निम्न ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का संचालन एक निर्माणात्मक आकलन उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। इस प्रकार भारत में निम्न ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों
पर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का संचालन, पारंपरिक आकलन भी और निगमनात्मक आकलन भी दोनों एक रूप माना जा सकता है, क्योंकि इसमें छात्रों के ज्ञान का आकलन करने के लिए एक प्रश्नोत्तरी शामिल है, साथ ही प्रति पृष्ठ और सुधार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्य, आकृतियों और प्रकरणों को पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं? एक विद्यालय जाति आधारित भारतीय समाज को समाप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है? संसद केंद्रीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है? इसे और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? कितने देश आसियान का एक भाग है, उनके नाम लिखें। राजस्थान के ऐसे कुछ जिलों के नाम लिखें जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान से साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के मुख्य तत्व, आकृतियों और कर्मों की पुनः स्मरण और याद करने के योग का आकलन करते हैं? कितने देश आसियाना का एक भाग है, उसे नाम लिखे। राजस्थान के कुछ ऐसे जिले के नाम लिखे जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान से साझा करती है। CD वह प्रश्न को जो मुख्य तत्व, आकृतियों और प्रकरणों के पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता के सामाजिक विज्ञान का सीखने के परिणाम का आकलन करता है, वह निम्न है। कितने देश हैं ASEAN के एक भाग हैं, उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन और इसका हिस्सा बनने वाले देशों की संख्या के बारे में विशिष्ट जानकारी को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। यह स्मृति को तथ्यों विवरण प्राप्त करने की उनकी क्षमता का आकलन करता है। राजस्थान के ऐसे कुछ जिले के नाम लिखें जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान से साझा करते हैं। इस प्रश्न के लिए विद्यार्थी को पाकिस्तान के साथ साझा करने वाले राजस्थान के जिलों के बारे में विशिष्ट जानकारी को पुनः स्मरण करने की भी आवश्यकता है। इसमें भौगोलिक तत्व और स्थानों को पुनः स्मरण करने की उनकी क्षमता का आकलन किया जाता है। एक विद्यालय जाति आधारित भारतीय समाज की समाप्त करने में किस प्रकार का सहायता कर सकता है? भी संसद संघ कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है? इसे और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? यह पर केवल तथ्यों और आंकड़ों पर पुनः स्मरण करने की बजाय अवधारणाओं को समझने और प्रक्रियाओं को विश्लेषण करने पर अधिक केंद्रित है। उनमें आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल शामिल करते हैं, जो सीखने के परिणाम पुनः स्मरण करने और याद रखने को दायरे से परे जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रकरणों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है?
क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना, उपस्थितियों में नियमितता का प्रबंधन करना, भय, सदमे एवं चिंता को बच्चे को मुक्त करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रकरणों में विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है? उपस्थिति में नियमितता का प्रबंधन करना, भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त कराना, बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चे के लिए अनुकूलित और समावेशी शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसलिए RTE अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख पहलू हैं कि 3 उपस्थितियों में नियमित का प्रबंध करना। यह स्कूलों में बच्चे की नियमित और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने में RTE अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप है। भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना। RTE अधिनियम बच्चे के अनुकूल और तनाव मुक्त सीखने का माहौल बनाने पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे भय, आघात और चिंता से मुक्त हो। ये क्रियात्मक द्वारा अधिगम को प्रवर्तित करना। RTI अधिनियम 2009 के संदर्भ स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, हालांकि यह क्रियाकलापों के माध्यम से सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा शैक्षिक सिद्धांत है। और हालांकि यह RTE अधिनियम के अनुरूप हो सकता है, इसे सीधे अधिनियम के मूल्यांकन प्रक्रियाओं के आवश्यकता के रूप में निर्देशित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है? जानकारी एवं उनके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए। कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए एवं कारण दीजिए। वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न अधिगम संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है यह में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है? वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। प्रश्न छात्रों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समानता शब्द का अर्थ जानने के लिए कहता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्रों को प्रस्तावना से प्रासंगिक जानकारी को वर्गीकृत करना और पहचानना होगा। फिर प्रस्तावना में उल्लेखित अन्य सिद्धांतों या मूल्यों के साथ समानता की अवधारणा की तुलना
کرنی ہوگی، انہیں پرستاونا کے پاٹھ کا وشلیشن کرنے اور بھارتی سموِدھان کے سندربھ میں اس کے مہتو کو سمجھنے کی آوشکتا ہو سکتی ہے۔ ورگیکرت کیجیے کا ارتھ سوچنا کو ورگیکرت کرنا یا ویوستھت کرنا ہے۔ اس استھتی میں چھاتروں کو سمانتا کے بارے میں جانکاری کو پرستاونا میں ورگیکرت کرنے کی آوشکتا ہوگی۔ وشمتا درشائیے کہ بھنتا یا انتر کی پہچان کرنا شامل ہے۔ چھاتروں کو اس کے ادویتیہ نہیت ارتھ اور مہتو کو سمجھنے کے لیے سمانتا کی اودھارنا کی پرستاونا میں انیہ وچاروں کے ساتھ تلنا کرنے کی آوشکتا ہوگی۔ تلنا کیجیے کے لیے چھاتروں کے وبھن تتووں کے بیچ سمانتائیں اور انتر کھوجنے کی آوشکتا ہوتی ہے۔ اس معاملے میں چھاتر اس کی بھومکا اور مہتو کی ویاپک سمجھ حاصل کرنے کے لیے سمانتا کی آوشکتا کی پرستاونا میں بتائے گئے انیہ سدھانتوں کے ساتھ تلنا کرے۔ اس پرکار یہ نشکرش نکالا جاتا ہے کہ ادھگم پرتیفل اس پرشن بھارتی سموِدھان کی پرستاونا میں شبد سمانتا کا کیا ارتھ ہے میں مکھیتः ورگیکرت کیجیے، وشمتا درشائیے اور تلنا کیجیے کہ پرتیبمبت ہوتا ہے۔